सुप्रभात। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आज जिस विषय को या इस विषय के अंतर जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ वो हम पहले ही थोड़ा पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। आज उसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमने क्या पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन हमारे बच्चे ही हमें करवाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्नेहा प्रकाश। स्नेहा प्रकाश कृपया शुरू करें। सुप्रभात मैम। हम लोग ने पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में नाम बताती है। संज्ञा नाम है। अच्छा, संज्ञा के अंदर 3 भेद आते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ठीक है, अब आयरा शाह हमें बताएंगी कि ये जो भेद इन्होंने बताए हैं वो क्या है। जी मैम, सुप्रभात। आयरा। जी मैम। आयरा, आप सुन पा रही हैं? उसका नेटवर्क में प्रॉब्लम है मैम। अर्श को दीजिए। जी, मैं अर्श को देती हूँ। अर्श। सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा। सुप्रभात। यस मैम। शुरू करिए। मैम, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? स्नेहा प्रकाश ने आपको बताया कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब संज्ञा के भेद जो हैं उनके बारे में भी बता दीजिए जल्दी जल्दी। मैम, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मैम, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बोलते हैं और मैम जातिवाचक संज्ञा एक पूरे समूह के बारे में बोलते हैं। ठीक है, फिर और मैम भाववाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति के प्रेरणाओं या फिर मैम कुछ भी जैसे मैम अहिंसा, मैम रोना, हंसना, मैम ऐसी चीजों के बारे में बोलते हैं। ठीक है, अर्शदनान अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हमारे बच्चों ने जिन्होंने पिछली कक्षा भी अटेंड की थी उन्होंने कितने अच्छे से बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हाँ, स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? नाम को संज्ञा, यानी संज्ञा अर्थात नाम। ठीक है, तो इसके कितने भेद? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 5 भेद भी बताए गए हैं, पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो विद्वानों के अलग अलग मत थे। पहले 5 भागों में विभक्त किया गया था। अंततः इसका ये निष्कर्ष निकला कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उन दोनों को जातिवाचक के उपभेद के रूप में अब जाना जाने लगा है। तो संज्ञा के हमारे मुख्यतः 3 भेद हो गए। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि अर्शदनान ने अभी हमें बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम व्यक्ति विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक नाम ही ले लें, अर्शदनान का ही नाम ले लें। ठीक है, अर्श कौन है? एक बालक है, एक लड़के हैं और उनका एक विशेष नाम है जिस नाम से वो इस संसार में जाने जाते हैं। अर्श उनका एक विशेष नाम है, इसलिए अर्श अदनान क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा में। तो हमारे पास इस समय समूह के रूप में आप देखेंगे कितने सारे छात्र यहाँ उपस्थित हैं, है ना। तो आप सभी एक समूह, एक जाति का बोध कराते हैं, है ना, कि आप छात्र जाति से हैं ना। आप सभी अभी अगर हम आप सबकी बात करें तो हम आप सबके साथ कहेंगे आप हमारे छात्र हैं। तो छात्र यदि जाति का बोध करा रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने वाला है, आपके टेस्ट में आएगा और आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है, वो है भाववाचक संज्ञा। जैसा कि भाववाचक संज्ञा अभी हमने ठीक से पढ़ी नहीं, समझी नहीं, तो आइए हम उसे एक वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके बाद उसको कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी और कुछ अभ्यास के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी एक वीडियो के माध्यम से भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इससे पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा और
व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, धर्म, दशा अथवा स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसा कि भाव शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह हमारे अंदर का एहसास होता है, भावना होती है, इसका कोई शक्ल नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का हम चित्र नहीं बना सकते हैं, इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, क्योंकि यह एहसास है, भावना है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है। जैसे बचपन, अब बचपन का कोई चित्र तो बन नहीं सकता। बच्चा का चित्र हम बना सकते हैं, हम छोटा बच्चा बनाकर दिखा सकते हैं, लेकिन बचपन का कोई चित्र हम नहीं बना सकते हैं। तो बच्चा से कौन सा भाव निकला? बच्चा से बचपन शब्द का भाव आया। इसी तरीके से सुंदरता शब्द कहाँ से आया? तो सुंदर से सुंदरता का भाव आया। ऐसे ही मित्र शब्द से मित्रता का भाव आया। बूढ़ा से बुढ़ापा का भाव आया। अच्छा शब्द से अच्छाई का भाव आया। खुश से खुशी का भाव आया। तो चलिए अब आप लोगों को मैं भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण के बारे में बताती हूँ कि यह कैसे बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। मित्र शब्द से मित्रता, भला से भलाई, बुरा शब्द से बुराई, गर्म से गर्मी, सजाना से सजावट का भाव उत्पन्न होता है। अपना से अपनापन का, दूर से दूरी का भाव उत्पन्न होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने सीखा कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, धर्म, दशा अथवा स्वभाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, तो आप सभी ने ये वीडियो देखा, आपको समझ में आया होगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? उसकी कोई शक्ल नहीं होती है। ठीक है, उसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो भी दशा, गुण, स्वभाव हर मनुष्य के अंदर होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जब हमारे पास कोई शब्द आता है और उस शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। उसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो उसमें प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय यानी कि प्रत्यय जो होता है वो हमेशा किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो जो पीछे लग करके वो उसके भाव को परिवर्तित कर देता है। अभी जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको भाववाचक संज्ञा और अच्छे से बनानी आ जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग ये जो वीडियो है उसके माध्यम से हमने जाना कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा इस वीडियो में के माध्यम से आपने देखा है ना। देखने के बाद आपने क्या समझा, इसके लिए मुझे रक्षंदा अपना हाथ ऊपर करिए। रक्षंदा, रक्षंदा बताइए, आपने वीडियो देखा, आपको भाववाचक संज्ञा में क्या समझ में आया? मैम, भाववाचक संज्ञा में किसी भाव पता चलता है जिसका भाव रहता है। ठीक है, और कौन बोलो रक्षिता। जो उसका गुण रहता है वो सब पता चलता है भाववाचक संज्ञा से। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इयांशी। थैंक यू मैम। इयांशी, यस मैम, बताएं क्या समझ में आया? हमें उस वीडियो को देखकर ये पता चला कि किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह दिखाया नहीं जा सकता,
इसे हम सोचते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये अंशी ये बताइए, आपका कोई मित्र है? यस मैम। हाँ आपके कोई मित्र हैं? हाँ मैम। बहुत सारे होंगे, है ना? Yes, तो ma'am. उनके प्रति आप किस तरीके का भाव रखती हैं? मित्रता का भाव। मित्रता का। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका कोई मित्र है तो आपके अंदर और साथ साथ आपका जो मित्र होगा उसके हृदय में कि आप दोनों में परस्पर मित्रता का भाव होगा, ठीक है ना? तो ये जो मित्रता का भाव है यही भाववाचक संज्ञा है। वेरी गुड। अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। इसके बाद मानस। सुप्रभात मैम। सुप्रभात। मानस आपने अभी वीडियो में, हाँ मैं भाववाचक संज्ञा मुझे मालूम है आपको समझ में आ गई, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइएगा। अभी आपने भाववाचक संज्ञा का वीडियो देख लिया, ठीक है? तो ये बताइए कि जैसे बच्चा से हमने बताया कि बचपन हमारा भाववाचक है, तो क्या बचपन को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या बचपन को हम बचपन को हम लोग नहीं मैम हम लोग बचपन को नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, मैम हम लोग कोई शक्ल बच्चे को नहीं दिखा है। सकते हैं हाँ मैम, क्योंकि बचपन की भी कोई शक नहीं है, मगर हम बच्चे की शक्ल है। हाँ। अब मान लीजिए से बूढ़ा व्यक्ति है तो बूढ़ा का हम क्या बुढ़ापा दिखा सकते हैं? बुढ़ापा चित्र में तो दिखा सकते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति है, पर उसकी जो दशा है, उसकी जो अवस्था है वो सिर्फ अनुभव की जा सकती है। तो अर्थात जो भी चीज अनुभव की गई वो क्या हो गई मानस? मैम भाववाचक। वेरी गुड, ठीक है। ओके भाव्या थैंक यू मैम। जी बताइए। on in teachers. गुड मॉर्निंग। भव्या बताएंगी कि कुछ पूछ रही है? मैम आप कुछ पूछिए। अच्छा हम पूछे आपसे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी जैसे मैंने बात करी थी कि मित्रता, मित्र से मित्रता की, बूढ़ा से बुढ़ापा की, बच्चा से बचपन की। अच्छा ये बताइए, कोई सुंदर व्यक्ति होगा तो उसके अंदर किस चीज का भाव होगा? मैम 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 सुंदरता का भाव होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, है ना? आप देखो वैष्णवी, एक मिनट आपसे भी थैंक यू मैम। एक मिनट मुझे समय दीजिए, है ना? अब आप देखिए, जब सुंदर शब्द लिखते हैं और सुंदर में पीछे से जो ता लगता है ना, सुंदरता, ता लग गया, वो प्रत्यय होता है, ठीक है ना? प्रत्यय हमेशा क्या होता है, वो किसी भी शब्द के पीछे लग जाता है और शब्द को विशेष रूप प्रदान करता है, ठीक है? सुंदर से सुंदरता। तो जब भी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है तो प्रत्यय लगा करके हम उसमें परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय होता क्या है, उसे कैसे लगाया जाता है, उसके क्या नियम होते हैं, वो हम अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय भी हमारे कोर्स में है, तो आप अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है? अभी वैष्णवी, हाँ बताइए वैष्णवी, आप पूछ रही हैं कि हम आपसे कुछ पूछे? मैम आप पूछिए। ठीक है। अच्छा तो भाववाचक संज्ञा में आपको क्या चीज ऐसी है जो बहुत अच्छे से समझ में आई इस वीडियो के माध्यम से? मैम भाववाचक संज्ञा हम लोग को हमारे अंदर की फीलिंग्स को बताता है। तो मैं ये मान के चलूं कि सभी को ये बात समझ में आ गई कि जो भाववाचक संज्ञा, बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिए वैष्णवी, है ना? वैष्णवी म्यूट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप सभी को समझ में आ गया भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी को ना समझ में आया हो? अनिमा नहीं समझ में आया क्या बेटा? मैम आप पूछेंगी उसके लिए मैम मैंने रेस किया था। अभी मैं पूछने जा रही हूँ, अभी थोड़ा सा और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे ना तो सबको मौका मिलेगा, ठीक है ना? फिर हमें एक और टॉपिक शुरू करना है अपना। तो सभी अपना रिएक्शन दिखा दीजिए कि आपको संज्ञा में भाववाचक संज्ञा ठीक से समझ में आ गई। ओके, अनुभव रतन नहीं समझ में आया? नहीं आया भाववाचक? मैम अर्श अदनान का वीडियो ऑफ है। अर्श अदनान गलत बात। अनुभव रेज योर हैंड, अनुभव रेज योर हैंड। ओके, अच्छा समझ में आ गया अनुभव को। किसी को ना समझ में आया हो तो अभी वो अपना हाथ उठा सकता है। अर्श अदनान को नहीं समझ में आया? मैम बाय मिस्टेक माय वीडियो वाज ऑफ। ओके ओके, ठीक है ठीक है,
म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अच्छा, अभी आप सबको भाववाचक संज्ञा समझ में आ गई। अब आपकी किताब को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या चीजें हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपकी किताब के अंतर्गत आपने देखा, यहाँ पे ये देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है, ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो भाववाचक की रचना है वो निम्नलिखित 5 प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, जातिवाचक जो संज्ञा होती है उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसके बाद जो अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द हमने पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, उनसे भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और विशेषण से, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। तो हम कितने प्रकार से, 5 प्रकार से जो भाववाचक संज्ञा है उसकी रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी किताब में आपने देखा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम भाववाचक संज्ञा की रचना करते हैं तो हम शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा करके उसमें विशेषता प्रदान करते हैं। जैसे आदमी है, यहाँ पे देखिए जातिवाचक, तो आदमी क्या है, जातिवाचक का सूचक है, और उसको जब हमने भाववाचक बनाया तो वो क्या बन गया, आदमियत। ठीक है, भक्त का भक्ति, पुरुष का पौरुष, लड़का का लड़कपन, लड़का क्या होगा, लड़के के अंदर किस भाव, कौन सा भाव होगा, लड़कपन का। दानव का दानवता, स्त्री का स्त्रीत्व, तो भी क्या है, प्रत्यय है, दानवता ता भी प्रत्यय है, पन भी प्रत्यय है। ठीक है, तो ये सारे जो क्या है प्रत्यय लग गए। ठग का ठगी, ई प्रत्यय लग गया। मनुष्यता, बालकपन, पांडित्य, त्य प्रत्यय है। व्यक्तित्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व, ईश्वर से ऐश्वर्य, साधु से साधुता। तो ये जितने भी जातिवाचक शब्द हैं ये आपके भाववाचक में परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, इनको आप मेरे साथ दोहराइए तो आपको समझ में आएगा। मित्र से मित्रता, ठीक, मनुष्य से मनुजित्व या मनुजता, छत्र से छत्रित्व, बच्चा बचपन, नारी नारित्व, देव देवत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जातिवाचक से संज्ञा बनी। अब क्रिया शब्दों से, क्रिया कौन से शब्द होते हैं, क्रिया शब्द कौन से होते हैं जिनसे हमें किसी कार्य का होना पता चलता है कि ये कार्य हो रहा है। जैसे खेलना, खेलना क्या है, क्रिया है, और जब खेलना से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो हो जाएगा खेल, यानी कि उसमें से हम मूल धातु हटा देंगे, मूल धातु में से हमने प्रत्यय हटा दिया और बन गया खेल। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, रहना सहना तो रहन सहन, बनाना बनावट, चुनना चुनाव, काटना कटाई, कमाना कमाई, लिखना लिखाई, लेना देना लेन देन, चलना चाल, देखना का दिखावट दिखावट, पूजना का पूजा, हंसना का हंसी, उतरना का उतराई, उड़ना का उड़ान, सजाना का सजावट, गिरना का गिरावट, लूटना का लूट और पढ़ना का पढ़ाई। इसी ये हुआ क्रिया से। फिर आ जाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिसमें लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समीप का सामीप्य, शीघ्र का शीघ्रता, दूर से दूरी, निकट से निकटता, मना से मनाही, ऊपर से ऊपरी। ठीक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, निज निजत्व। अब सर्वनाम क्या, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ना। तो निज है तो निज का निजत्व, पराया का परायापन, मम का ममत्व, स्व का स्वत्व, और अपना का अपनत्व या अपनापन, अह का अहंकार। ठीक, इस प्रकार से ये देखा आपने। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे विशेषण जो शब्द होते हैं, ये आप देख रहे हैं ना। निर्बल, निर्बल से हमने भाववाचक क्या बनाया, निर्बलता। ठीक, चालाक से चालाकी, लंबा से लंबाई, महान से महानता। ये देखो भयानक है ना, तो भयानक से हमने क्या बनाया, ये भयानक से भय, भूखा से भूख, ठीक, धीर से धैर्य, गरीब से गरीबी। ठीक, इस प्रकार से ये कितने 5 प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा की रचना जान ली। ठीक, अब क्या होता है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी कि कुछ यहाँ पे समझ लो, कुछ जातिवाचक संज्ञाएं विशेष अर्थ में ऋण होकर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
अब इसमें पंडित जी और नेताजी जो है ये क्या है, ये है पंडित जी जातिवाचक संज्ञा और नेताजी भी जातिवाचक संज्ञा, पर ये यहाँ पे व्यक्ति विशेष के लिए बात हो रही है। पंडित जी अगर जैसे ही दिमाग में आएगा पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो किसका नाम आएगा अर्निमा? हमारे दिमाग में पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मैम पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे ये पंडित जी कौन हो गए? व्यक्ति विशेष हो गए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक, अब नेताजी की बात भी करें तो वैष्णवी, नेताजी कौन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छा आयरा, हाँ आयरा तुम बता बेटा। हाँ मैम सुभाष चंद्र बोस। हाँ सुभाष चंद्र बोस। म्यूट कर लो बेटा अपने आप को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वो है तो जातिवाचक, ये शब्द जहाँ पे आए वाक्य में ऐसे देखा जाए तो ये जातिवाचक है, पर ये यहाँ पे किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? एक व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक, अब यहाँ पे देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे हो गया है, आइए देखते हैं। इसमें क्या है कि कुछ इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, जातिवाचक में व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग कर रहे हैं। कैसे? इस देश में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण कौन था? विभीषण कौन था? सबको पता है विभीषण कौन था? हाँ अनिरुद्ध बताओ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम विभीषण रावण का भाई था। रावण का भाई था, लेकिन अब तुमने सुना होगा ना कि घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा सुना है ना? ये बनी भी कहावत किसकी वजह से है? विभीषण की वजह से बनी है ना मैम। क्योंकि मैम इन्होंने मैम राम जी का साथ दिया था, अपने भाई का और अपने ही घर का सारा रहस्य उन्होंने एक तरह से शत्रु को बता दिया था, है ना? तो वो किस जाति का, मतलब जो जिसपे विश्वास न किया जाए ऐसे जाति का क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व एक तरीके से विभीषण का नाम हो गया ना। तो इसलिए इस देश में विभीषणों की कमी नहीं है, मतलब इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कैसे हैं, अपने ही देश की चीजें दूसरों से शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो विभीषण क्या है, यहाँ पे एक तरीके से वो जातिवाचक है, वो सॉरी व्यक्तिवाचक है, पर उसे जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे उसी तरीके के गुण वाले, है ना। अब जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण देख रहे हो, अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, ठीक है। अनुष्का अब देखो, जयचंदों के कारण ही भारत अब तक उन्नति नहीं कर पाया। जयचंद के बारे में पता है? जयचंद कौन? जयचंद भी अनुष्का आप बताएंगी जयचंद कौन थे? नहीं पता? हाँ सुरभि बता बेटा। सुरभि मैम जयचंद महाभारत में थे मैम, इनको भीम ने पराजित किया था। जयचंद महाभारत में थे? नहीं। इनको नहीं। हाँ आकाश तुम बताओ बेटा। आकाश मैम जयचंद कन्नौज के राजा थे जिन्होंने दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान का साथ देने से मना किया था, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के और कन्नौज पे भी शासक कर लिया और दिल्ली पे भी। हाँ अब समझ में आई बात। वेरी गुड आकाश, आकाश के लिए क्लैप। वेरी गुड, बहुत ही सराहनीय, मजा आ गया। कितनी अच्छी जानकारी उसने हम लोग को प्रदान करी। ठीक है, तो अब जयचंद क्या है? जयचंद एक व्यक्ति है जिसका विशेष नाम जयचंद है, पर वो किस जाति को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है? किस जाति को प्रदर्शित कर रहा है? कौन बताएगा? आकाश आप ही बताओ, रुको आप ही बताओ आकाश। मैम जयचंद यहाँ मैम धोखा देने देशद्रोहियों को प्रकट कर रहा है, जो देश अपने देश से ही देते हैं। क्या बात कही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आकाश। यानी कि जयचंद अर्थात देशद्रोही, तो देशद्रोही यानी कि एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। समझ में आ गई सबको बात कि कुछ जो है जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयुक्त होती है और कुछ व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये संज्ञा का जो आपका पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, कुछ अभ्यास है जो आपको आपने देखे होंगे चैप्टर पीडीएफ में, वो यहाँ पे मैंने कर भी दिए थे। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप इसे कर सकते हैं चैप्टर पीडीएफ से देख करके, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं अगर आपके पास किताब नहीं है। ठीक है,
तो मुझे पूरी आशा है कि आप सभी को ये जो हमारा टॉपिक था संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हम यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं और अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक।